यह है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में रहता है? ताप मंडल में। हाँ, ओजोन परत से क्या हार्स होता था? त्वचा कैंसर होता है, से सब हो गया था। पानी के बारे में है, जल के बारे में। जल जीवन, जल मानव जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि पानी से ही सब कुछ सब मानव को जीवित रखने के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान जल का है। कि हवा रहेगा तो सांस लेगा, उसके बाद पानी पिएगा, जिंदा है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और न ही इसका कोई दूसरा विकल्प है, और न कोई दूसरा उपाय है कि पानी न है तो दूसरा चीज़ से लोग जिंदा। आधुनिक समय में सिंचाई का मतलब खेत में पानी पटाना होता है। जल विद्युत उत्पादन, यानी कि पानी से ही बिजली का उत्पादन होता है। मत्स्य पालन, मछली पालन, जल यातायात, यानी कि हवाई पनिया जहाज से कहीं जाना है, तथा उद्योग, ताकि कोई भी चीज़ फैक्ट्री और लगाए तो पानी की जरूरत पड़े करेगा, आदि के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जल का इस्तेमाल पीने के पानी, नहाने के पानी, भोजन बनाने के, कपड़ा साफ करने के आदि दैनिक कार्यों में भी किया जाता है। पृथ्वी तल पर का करीब 72% भाग जल से ढका हुआ है, ठीक ना। पहले 70, 71, 72% लिखने लगा किताब, 71, ठीक ना। जल समुद्रों, नदियों, झीलों, तालाबों आदि में विद्यमान रहता है, और पृथ्वी पर जल इन सब इलाका में रहता है, जगह मिलाकर 72% पूरा है। पृथ्वी तल पर उपस्थित जलीय भाग को जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। यानी कि जो इलाका जलमंडल होता है, जहाँ ये अपना सके हम लोग है तो स्थल मंडल में है, पक्षी लोग वायु में तो वायुमंडल में कहलाया है। तो इस तरह के मंडल बना गया, जिसे भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जो जल मंडल है तो नीचे से पानी निकाल कर लाते हैं, तो भूमिगत जल हुआ, तो अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। यद्यपि पृथ्वी तल का करीब 3/4 भाग जल से ढका, कई बार से पढ़ी रहे कि 3 भाग पृथ्वी पर जल से ढका हुआ है। हाँ, तथापि मानव उपयोग के लिए यह तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है, और मानव के दुर्लभ खराब होता जा रहा है। पानी समस्त जल संसाधन का 97% भाग खारे जल या कठोर जल का है, ठीक ना। खारे जल का यानी कि जो समुद्र वाला पानी नमकीन होता है, ऐसे या कठोर जल का है। और 2% भाग पर बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है, और 1% भाग ही मीठे जल या मृदु जल के रूप में उपलब्ध है, यानी कि ठीक ठाक जल है। और यही जीवन, विकास और पर्यावरण को कायम रखे हुए है, और यह 1% पानी में से सब कुछ हो रहा है। प्रकृति में जल का स्रोत का मतलब कि जल कहाँ से आता है। द्रव के रूप में जल प्रकृति में वर्षा जल, सतही जल और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। हम लोग को पानी जिधर से मिल रहा है तो वर्षा होगा तब मिल जाता है, जहाँ जमा हो गया था सतही जल नीचे से मिला से, और भूमिगत जल धरती के तल में से पानी जब फंस जाता है तब। वर्षा जल के बारे में, भारत में कुल वर्षा 3.60 × 10⁻12 घन मीटर प्रति वर्ष होती है। यानी पानी को नापा जाता है कि हर साल इतना वर्षा होता है। इसका लगभग 80% अंश दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, ठीक ना। साउथ वाला इलाका के जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के कारण होता है 80% वर्षा, जो 4 माह की अवधि में ही इतना जल देता है कि वर्षा जल स्वच्छ वायु में शुद्ध होता है, ठीक ना। तो 4 महीना वर्षा होता है, जैसे ही महीना से अब स्टार्ट होगा बारिश, तो लगातार 4 महीना वर्षा होगा जो 80% देगा, और यह पूरा शुद्ध जल रहता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में। सतही जल, वर्षा का जल पृथ्वी तल पर गिरता है। जब वर्षा हो गया तो सतह पर आकर गिरता है, और तालाब में जमा हो जाता है, झील में जमा होता है, नदियों में भर जाता है, और नदियाँ, और फिर धीरे धीरे बहते बहते समुद्र में जाकर सभी आकर के गिरती है। और समुद्र का जल विशाल भंडार है, और समुद्र के जल में अन्य जल की तुलना में घुले हुए लवण, जो विशेष करके साधारण लवण होते हैं, नमक होते हैं, का अनुपात काफ़ी अधिक रहता है, और जिसकी वजह से नमकीन होता है। तो वर्षा के पानी आया तो सतह पर जमा, फिर नदी तालाब में गया, नदी तालाब बहाते बहाते लेकर के समुद्र में ले गया, वहाँ पर ही स्टोर हो गया समुद्र में। अब भूमिगत जल, वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से रिसकर मिट्टी में समा जाता है। जब वर्षा हुआ तो नदी में गया, और नदी से बहते चल गया, कुछ देर जब तक कि नदी में है, चाहे पृथ्वी माटी पर है,
तो मिट्टी क्या करता है, धरती पानी को सोख लेता है, तो रिस करके मिट्टी में समा जाता है और ज़मीन के निचली परत में स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है। ज़मीन के नीचे में पानी फंस करके रह जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं, और फिल्टर हो जाता है, जिसे हम लोग खींच करके पंप डाल करके, यानी कि हैंडपम्प, चापाकल और कल से खींच लेते हैं। चूँकि यह जल पृथ्वी के सजे छलों में छनकर आता है, तो इसे निलंबित अपद्रवित नहीं पाया जाता है। इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग हम लोग पानी पीने के लिए कर लेते हैं। नलकूप द्वारा भूमिगत जल को पृथ्वी तल के ऊपर लाया जाता है। नलकूप से हैंडपम्प चापाकल बोर्डिंग लगा करके भूमिगत जल को पृथ्वी के ऊपर लाते हैं, हम लोग पीते हैं। अब जल का महत्व, जल कहाँ कहाँ से आया, तो सबसे मेन है वर्षा। वही वर्षा नदी में जाता है, जमता है, वही धरती के तर जाता है, उसी को हम लोग खींचते हैं। जैविक प्रक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो जीवन को स्थल पर निर्धारित करता है। हम जानते हैं कि पशु और पौधों की कोशिका में जल प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। जल एक संसाधन है, सभी को जरूरी है। पशु पौधा सबके शरीर में प्रचुर मात्रा में रहता है। जैसे हम लोग के भी शरीर में कहा जाता है 90% पानी ही रहता है। जल की अनुपस्थिति में ये कोशिकाएं जीवित न रह सकती है। अगर जल न रहेगा तो ये कोशिकाएं भी नहीं रहेगी। अब मानव जीवन के लिए, मानव शरीर में होने वाले विभिन्न प्रक्रिया जैसे पाचन क्रिया, रक्त संचार आदि के लिए जल परम आवश्यक है। ठीक, खाना पचने से लेकर के रक्त संचार सब तक के होगा। अभी गर्मी के दिन में लू न लगे इसलिए खूब मात्रा में पानी पिया जाए, तो ये सब पानी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन में उपस्थित लवण और पौष्टिक पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं, और हमारे भोजन में जितने भी लवण होता है, पौष्टिक पदार्थ होता है, से पानी में आसानी से घुल जाता है, और वो पानी हमारा पाचन करता है, रक्त संचार में शरीर में बदल, और बाद में शरीर उन्हें अवशोषित कर लेता है। और रक्त जिसमें जल की प्रधानता रहती है, घुले पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। खून के माध्यम से सभी पार्टों में पहुंच जाता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। इसीलिए पानी पीते रहता है, कि पानी की कमी होगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। बनाए रखता है, यह शरीर के ताप को संतुलित रखता है और शरीर के टेम्परेचर को भी संतुलित रखता है। न तो गर्मी न तो ठंडा सन के मौसम होने लगेगा शरीर पर। पौधे के लिए पानी, पौधे के लिए जल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य जीव जंतु के जैसे सभी के लिए। बीजों के अंकुरण और पौधे की वृद्धि में जल अति सहायक होता है, क्योंकि पेड़ पौधा के अंकुरण होने में अगर कोई लगाना है तो बिना पानी के होबे न करेगा। और हरे पौधे के प्रकाश संश्लेषण में भी पानी की जरूरत पड़ता है। ठीक, अपना ग्लूकोज स्वयं तैयार कर लेता है। मिट्टी और उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों को जल घुला लेता है। अगर मिट्टी है ओकरा में पानी डाला गया तो पोषक तत्वों को घुला लेता है, जिससे पौधे आसानी से अवशोषित कर लेती है। जीवन को स्थल पर निर्धारित करने में जल की उपलब्धता के साथ साथ तापमान और मिट्टी की प्रकृति भी महत्वपूर्ण होती है। और जल की उपलब्धता के कारण मिट्टी के तापमान भी जरूरी है, कि तापमान और मिट्टी की प्रकृति में महत्वपूर्ण है। नदी, कहाँ देख रहा, नदी, तालाब या झील के समीप पाए जाने वाले विभिन्न पौधे और जंतुओं की संख्या ज़्यादा होती है। अगर इस इलाका में कोई पेड़ पौधा है जिसे नदी के किनारे, तो क्या होता है, पानी तुरंत मिलते रहता है। कोई जानवरों है तो तुरंत खाया, तुरंत पानी पी लेता है, तो पूरा एकदम पौष्टिक एकदम सही रहता है। पौधे विभिन्न जंतुओं की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग भी ज़्यादा रहेगा। अगर जो नदी के इलाका में कोई जंगल है तो उस जंगल में जानवर ज़्यादा रहेगा, पानी मिलता रहेगा, तो जाकर सब वहीं आराम करेगा। और पेड़ पौधा भी वहाँ पे ज़्यादा उपजेगा। जहाँ पानी न है वहाँ के पेड़ सब सूख जाता है। उपयोगी पेड़ पौधे मरुभूमि में नहीं पाए जाते हैं। जितना भी उपयोगी पौधा है से सब मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान वाला का, जहाँ पानी की मात्रा कम है वहाँ सिर्फ वहाँ पर कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस ही पाए जाते हैं। क्या है कि उस सब पेड़ की खासियत है कि वो पानी को थोड़ा स्टोर करके रख सकता है अपना आगे के लिए। तो ये सब कैक्टस यानी कि कांटा वाला पौधा, कांटा में जितना भी कांटा वाला पेड़ है ओकर पानी वह कांटे में जमा होता है। कांटा उसीलिए भगवान का देवे की है, और ताकि जानवर तक ओकरा खाए ना। जल का लगभग 70% प्रदूषित खराब हो गया। जल प्रदूषण यानी कि पानी खराब हो रहा है, जैसे पानी न पीना चाहिए। TDS मीटर से नापा जाता है। एगो TDS मीटर रहता है थर्मामीटर की तरह। एक गिलास पानी में रखो, उसको देखेगा तो बताएगा उसका लेवल कितना है।
अगर लेवल 500 से ऊपर है तो नहीं पीने लायक होता है, 500 से नीचे तो पी सकते हैं, और 100 से 200 के बीच वाला है तो वो बहुत अच्छा है, पी सकता है। आधुनिक समय में जैसे फिल्टर वाला पानी सबके TDS नापेगा, चाहे बोतल 200 इतने के आसपास रहता है, 100 के बाद। आधुनिक समय में तकनीकी विकास के कारण जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल यातायात तथा उद्योगों के आदि के लिए किया जाता है, यानी कि पानी का उपयोग इस समय होबे करता है। आज जल की खपत मानव का प्रगतिशील घोतक बन गया है, फलतः जल की मांग उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अभी कई ऐसा जगह है, गर्मी के दिन में सारा कल उल सूख गया है, टंकरे टंकरे पानी लेकर जाता है तो लड़ाई करता है, सब पानी छीन कर रखता है भारत में, और एक ड्राम पानी रखता है, उसने खाली पिए लेगा, खाली पी करके काम चलाता है। और कई ऐसा जगह है जहाँ बहुत कठिनाई से धरती के अंदर से पानी घींच करके लेकर आता है, चढ़ करके, और छन्ना गंदे पानी को वही पी करके रहता है, छान करके। साथ ही जल की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ रही है। गुणवत्ता का मतलब वो खराब है। दिन प्रतिदिन जल प्रदूषित होता जा रहा है। भारत में उपलब्ध कुल जल का लगभग 70% जल प्रदूषित है, यानी कि पानी रहेगा कि अगर मिट्टी के तर में से भी हम लोग पानी निकाला है ना, अगर अगल बगल में नाला है, बहुत बड़ा गबरा है या कोई कचरा फेंके वाला इलाका है, तो वहाँ के पानी अगर कल भी गाड़ल है तो कल से भी पानी निकलेगा से खराब निकलता है। प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जल की गुणवत्ता में गिरावट को जल प्रदूषण कहा जाता है। कोई भी कारण से अगर पानी खराब हो रहा है तो सब जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण का आप कारण देखेंगे क्या क्या है, आगे दिखाएगा कि एकरा की उपाय है क्या बचाने का से। जल का प्रदूषण कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से होता है। जितना खेत में हम लोग दवाई छींटते हैं उसके वजह से कीटनाशक यानी कि कीट के मारने के लिए जो डालते हैं से सबके। वर्षा जल इन रसायनों को अपने में घुला करके समीप में स्थित, ठीक, तो वर्षा के जो जल होता है से कोई के खेत में गिरा तो खेत में जितना सब दवाई मार ले है वो दवाई में घुल करके बगल के झील में चल जाएगा, तालाब में, नदी में पहुंच जाता है, और जिनसे इनका जल प्रदूषित होता है। तब सब क्या हुआ, सब नदी में जो गया है पानी, तो पानी तो प्रदूषित हो गया, क्या सब दवाई चल गया घुल करके, खत्म। और रासायनिकों उर्वरकों में मुख्य रूप से यूरिया रहता है। सबसे ज़्यादा खेत में लोग यूरिया उपयोग करता है, जेकर यूरिया के सूत्र हम लोग पीछे भी पढ़े थे, 2 NH2CO फिर NH2, और अमोनियम सल्फेट होता है NH4 2 के होल ट्वाइस 2SO4 आदि का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है खेत में। जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से जल में शैवाल की वृद्धि होती है, क्या कि ये सब बनल रहता है, सब फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहता है। अगर वो घुल करके मिट्टी में चला गया, मिट्टी से पानी में, तो पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसके वजह से पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा तो शैवाल यानी कि जो एलगी जो होता है काई से बढ़ने लगता है। शैवाल के मरने पर यह बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है, और उस शैवाल ढेर खत्म हो रहा है तो बैक्टीरिया का सड़ाएगा, और सड़ने से डिकाय से प्रक्रिया में जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, और जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और पानी में के ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया तो वो प्रदूषित होने लगेगा, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और सड़न की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीडित अवघटित करने में लगे ऑक्सीजन की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD कहते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटने पर जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन न रहेगा, जितना जीव जंतु पानी पिएगा तो ओकरा पानी खाली पेट में तो जाएगा, लेकिन कोई फायदा करबे नहीं होगा, ऑक्सीजन मिलवे सांस लेने में दिक्कत होगी, तो सब जानवर के बीमारी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे होकर वो मरने लगेगा। जैसे अगर कोई इलाका में कोई प्रदूषित हो रहा है, जैसे अगर ये अपना पुलवा के नीचे सब कितना कचरा फेंके हुए रहता है, सब कुछ का सब दवाई बाथरूम वाला सब तो वो प्रदूषित हो रहा है, उनमें के सारा जो चीज़ अगर मछली हो तो सब बीमार पड़ जाता है। वो दहाड़ के समय में आता था तो सब बह जाता है, उसमें के तो प्रदूषित नहीं रहता है, लेकिन जब वो जमाव हो गया तब प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण से सड़न से जल में घुले O2 की कमी कारण इनके जीव जंतु पर प्रभाव पड़ता है, मछली भी मर जाती है, चाहे कम जिंदा रहेगा। आप मछली पकड़ने वाला एक पकड़ कर लिया था, बेच देता है, आदमी से खा जाता है, जिसको उसका बीमारी भी हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि यही मछली खाने से, कि थोड़ी ना कि आई तू मछली खाया ये तो बीमार पड़ जाएगा, उसका असर बाद में भी होता है, तो इसका भी फर्क पड़ता है प्रदूषित से। नगरीय क्षेत्रों में सजीव भारी मात्रा में कूड़ा कचरा, नगरों में अवस्थित कारखानों के गंदे जल की
नालियों से जल का प्रदूषण होता है। तो सबके अपन सबके भी लगा कि सबके नाली जो अधिकतर के होता है तो गंगे जी नदी में जाता है। और मथुरा जितना भी पटना में जितना भी शहर है ओकरा में जितना कचरा निकलेगा से कहाँ भी गिरेगा गंगे नदी में। तो सब गंगा नदी में कारखाना के रास्ता रहता है और सब किस क्या होगा पानी प्रदूषित हो जाएगा। अगर वो प्रदूषित जल से कोई सेवन करेगा या उसके अगल बगल में भी रह रहा है तो लोगों को हैजा बीमारी हो जाएगा, पीलिया बीमारी हो जाएगा, टाइफाइड बीमारी हो जाता है। और विभिन्न कारखानों में निकलने वाले रासायनिक प्रदूषक तथा कई प्रकार के धात्विक पदार्थ जैसे सीसा और मरकरी आदि नालियों, नदियों, झीलों और तटीय सागर में जल प्रदूषित करते हैं। अगर कोई भी कारखाना हो रहा है तो उनमें कुछ ना कुछ मिला करके निकालता है, बनाता है, जिसके वजह से अलग अलग धात्विक पदार्थ चला जाता है पानी में, जैसे सीसा, मरकरी सभी मिल जाता है या आयरन की मात्रा बढ़ जाता है। अगर कोई उसको पी रहा है तो जल प्रदूषित हो जाएगा। जैसे सीसा, मरकरी एंजाइम से अभिक्रिया कर एंजाइम की कार्य क्षमता को कम करता है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती है। सीसा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, दिमाग को खराब करता है, जो हम लोग पीछे भी पढ़े थे, को प्रभावित कर देता है। चौथा कारण, समुद्र में खनिज तेल के उत्पादन से कई खुदाई से एवं अन्य विभिन्न घटनाओं से जल में तेल का फैलाव बढ़ता जा रहा है। काहे कि खनिज तेल निकालता है समुद्र से और क्या निकाले के समय में तेल कुछ न कुछ तो सब पूरा पानी में फैलवे करेगा और जल में तेल का फैलाव बढ़ जाए, जिसके मात्रा से क्या होगा पानी में भी तेल मिल जाता है तथा समुद्री जल प्रदूषित होते जा रहा है। और समुद्र में तेल की मात्रा कुछ इलाका में बढ़ जाता, समुद्री जल प्रदूषित है, जिससे अधिकांश समुद्री जीव मर जाते हैं। अगर ओकरा तेल के मात्रा मिल रहा है ओकरा ऑक्सीजन के मात्रा कम हो जाएगा, फिर ओकरा समुद्री जीव खत्म होने लगता है। आणविक एवं रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। फिर रेडियो एक्टिव निकलता है, ये किरण जैसे हम लोग के मोबाइल से किरण निकलता है, टावर किरण छोड़ता है, हम लोग दिखाई तो नहीं देता है। उसी तरह के सब रेडियो सक्रिय जब निकलता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, समुद्र के बगल में पानी मिला करता है तो उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। अब इसका नियंत्रण, इसका बचाव क्या है? तो जल का जीवनदायी है, यानी कि देखो आगे ना इस पर जितना बात हम बोले 10वां में वो आता है निबंध लिखने के लिए, 8 से 10 नंबर पर आता है, यानी कि कहेगा कि जल प्रदूषण पर निबंध लिखे। तो यही बात लिखना कि जल ही जीवन है, जल से कहाँ कहाँ से मिलता है, जितना हम बात बोले तो क्या क्या फायदा होता है से, ठीक। और बाद जल प्रदूषण कैसे होता है से कैसे नहीं होता, इतने बात को हम लोग लिख देंगे तो हम लोग को 10 नंबर मिलता है। हिंदी के चैप्टर में कह रहे हैं तो यही साइंस के पढ़ेंगे तो हम लोग को लिखना होता है। तो यही बात को ध्यान से सबको पढ़ लेना है। किस और तो ध्यान है तो जल प्रदूषण पर तो क्लास में, या फिर यही टॉपिक को 12th में, क्योंकि 11th में तो एग्जाम, अभी तो 9वीं में एग्जाम देगा तो हिंदी के परीक्षा होगा ना अभी ये, तो आएगा निबंध, ठीक ना। कहेगा जल प्रदूषण पर लिखिए, जल संरक्षण पर लिखिए, जल पर लिखिए, ठीक ना, जल के उपयोग पर लिखिए। यही सब रहता है, यही सब बातों को हम लोग को लिख देना होता है 8 नंबर के। ना तो लिखिएगा वायु प्रदूषण पर लिखिए, ठीक। दीपावली, होली पर जैसे आता है निबंध, तो इहो सब पर निबंध आता है। तो यही सब टॉपिक को हम लोग को कवर करना होता है, तो हो जाता है। ध्यान से सुनो, आगे लिख देना। निबंध एक होता है, हाँ, तनका अंतर है, पत्र अलग होता है। पत्र किसी पर लिखना, छोटा उटा इलाका होता है तो लेख लिख देता है, बड़ा टॉपिक लिखना होता है तो निबंध होता है। जैसे बड़ा में लिखेंगे 1 पेज में लिखना होता है तब आवेदन पत्र, पत्र एक ही होता है, वो में फिर दूर तब आगे जल। एकदम हिंदी व्याकरण में तो सबका अर्थ बताबे किए थे कैसे लिखा जाता है, कि पूरा हिंदी व्याकरण जो सरल हिंदी व्याकरण खत्म किए थे, आप उससे मोटा वाला खरीद लेना, ठीक ना, हिंदी व्याकरण। अभी तब हम लोग पहले खत्म करेंगे, चलो अभी। जल जीवनदायी है, लेकिन धीरे धीरे प्रदूषण के कारण यह मृत्यु का कारण बनता जा रहा है, खराब हो जाता है। अतः हमें इसे दूषित होने से बचाना है। इसके निम्नलिखित उपाय है। क्या उपाय है? प्रदूषण होने से हर व्यक्ति को घरों के निकलने वाले कचरे को निर्धारित स्थानों पर फेंकना चाहिए, कि पानी में न फेंक करके उसको कहीं गाछ वृक्ष वाला इलाका में फेंक दे, ताकि सड़ गल करके फिर उसी में हो जाए। कारखानों से निकलने वाले गंदे जल को बिना शोधित के नदियों और झीलों तालाबों में विसर्जित नहीं, यानी कि तालाब से निकला हुआ पानी जो रहता है उसको उसमें न फेंके, उसको शोधित करके यानी कि ठीक ठाक करके पानी को, ताकि उनमें से जितना भी प्रदूषित पानी है निकाल करके अलग फेंके, कह रहा है। सरकार को जल प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित उपयोग एवं कारागार नियम कानून बनाने होंगे,
ठीक, सरकारों को कर रहा है। और इस समस्या से बचने के लिए हमें आप आम लोगों को जल प्रदूषण एवं उसके दुष्प्रभावों का बात करना होगा और सभी लोग को बचाना होगा कि पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं कीजिए, पानी को प्रदूषित नहीं कीजिए, समझ रहा है ना। सबसे ज्यादा मिट्टी के बारे में सुन, बोले लगे तू ही ज्ञानी है। मिट्टी देखो किसी को समझाना नहीं है, खुद करो कि हाँ कोई चीज़ अब तब सही होता है। तू ज्ञान देने जाएगा, तू अपने वो काम नहीं करे तो तू अपने करो, काम करेगा तू जाएगा ज्ञान देने। तू अपने वो काम करो, अपने लोग देखेगा कि सर्वेश पानी बचा रहा है गंदा, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि वो आदमी ठीक है, आगे देखो तब तू कहेगा तो कोई बातों मानेगा कि वो करता है। तब पृथ्वी तल की ऊपरी सतह जिसमें पेड़ पौधे उपयोगी उगाए जाते हैं मिट्टी कहलाते हैं। इसलिए हम लोग जो इलाका पर है से मिट्टी है, पेड़ पौधा खेती करते हैं, सब मिट्टी है। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। क्या कि मिट्टी जो चीज उपयोग में हो रहा है सब संसाधन है, जो अनेक अवयवों एवं जटिल मिश्रण होता है। मिट्टी में कई चीज मिश्रित है। इसका अधिकांश भाग पत्थरों के सूक्ष्म कणों से बना है। और मिट्टी कैसे बना है, तो बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थर में टूटता है और वो फिर छोटा छोटा पत्थर बहुत दिन कणों में टूट जाता है, फिर वही मिट्टी बन जाता है। तो मिट्टी का निर्माण इस तरह से 8 क्लास 7 में भी फिर मिट्टी का निर्माण के हम लोग पढ़े हैं। मिट्टी के प्रमुख अवयव जल, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थान में और उनकी बाहरी सतह पर जल उपस्थित रहता है, ठीक ना। तो मिट्टी के कण जो रहे ओकरा में पानी थोड़ा मोड़ा रहबे करता है, रहता है ना। फिर मिट्टी के कणों में बीच में स्थित रिक्त स्थान रंध्र रहता है कहलाते हैं, जिसमें जल के साथ साथ वायु भी भरी रहती है। और मिट्टी में छोटा छोटा हवा जाए वाला रास्ता रहता है, में हवा भी भरल रहता है। इसी पौधे में वायु की श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है और वह से मिट्टी में से ही पेड़ पौधा पानी खींच लेता है और मिट्टी में से ही पेड़ पौधा हवा भी कुछ खींच लेता है, कम मात्रा में, बाकी ऊपर से खींचता है। कार्बनिक पदार्थ, मृत जीवी जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और जीवाणु के सड़ने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। क्योंकि जे पेड़ पौधा सड़ा या कोई जीव जंतुओं में सड़ गया, मिट्टी में गाड़ दिया, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाएगा, सड़ गल करके वो मिट्टी बन जाता है। तब जिनसे ह्यूमस आ जाता है। ह्यूमस यानी कि क्या मिट्टी में ना ह्यूमस आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, जिसका वजह से उसका उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। जैसे देखा है ना कि जे खेत वाला में कचरा डाले हुए रहता है या गंदा चीज़ वाला के, फिर सड़ गल के जो में ह्यूमस आ जाता है तो खेत में ना उपज ज़्यादा हो जाता है। और ह्यूमस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस प्रदान करता है और ये बढ़ा देगा मिट्टी में, तो वहाँ पर खेती अच्छा होगा। कार्बनिक पदार्थ, जिन पत्थरों से मिट्टी का निर्माण होता है उसमें उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ भी मिट्टी में मिश्रित हो जाते हैं। और रासायनिक खाद एवं उर्वरक के उपयोग से भी मिट्टी में अकार्बनिक पौष्टिक तत्व आ जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ इस तरह से आ जाता है। खनिज, मिट्टी में उपस्थित खनिज पदार्थ पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। ताकि मिट्टी कुछ अगर कोई मिट्टी कहीं से खन करके चेक किया ओकरा में खनिज पदार्थ ये सब न है, तो वहाँ का मिट्टी पौष्टिक नहीं है, पौष्टिक न है तो वहाँ पर कोई चीज़ खेती में कोई चीज़ रोपेगा, फसल उग जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, पेड़ मर जाएगा, या फसल पेड़ होल है में फसल होबे नहीं किया है, अनाज होबे नहीं करेगा अच्छा से। तो मिट्टी में अगर कोई भी खनिज पदार्थ पाया जाता है तो उसको पौष्टिक तत्व कहलाता है। जैसे पौधे में वृद्धि और विकास में सहायता करता है, ताकि पेड़ बढ़ेगा विकास करेगा। इनमें हाइड्रोजन रहना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा, तांबा, जस्ता आदि प्रमुख है। अगर यही कोई चीज़ मिट्टी की में कमी है तो ऊपर से वो चीज़ दवाई छिड़ता है ताकि खेती के अच्छा लगे। और मिट्टी का निर्माण कैसे होगा से फिर हम लोग पढ़ेंगे कि चट्टान कोई बहुत दूर रखा था, ओकरा पर बहुत दिन तक धूप पड़ा तो चट्टान खराब हो, वर्षा पड़ा और धूप वर्षा पड़ने के बाद जैसे वर्षा के धार से उसको तोड़ दिया तो एगो बड़का वो पत्थर 2 पार्ट में हुआ, फिर 4 पार्ट में, फिर 5 पार्ट में, फिर वो पत्थर तनी तनी को टूटा और इस तरह से छोटा कण बन गया। तब पत्थर के अपक्षयन की पत्थर धीरे धीरे खियाना जाता है से मिट्टी का निर्माण होता है। पत्थर के अपक्षयन का निम्नलिखित का क्या कहें तो सूर्य के ताप का प्रभाव। जब दिन में सूर्य पत्थर को गर्म करता है जिससे वो प्रसारित हो जाता है, तो सूर्य जब बहुत गर्म कर देता है पत्थर को और रात के समय पत्थर ठंडा हो जाता है तो संकुचित होता है। तब बार बार क्या हो रहा है, पत्थर गर्म होने पर इतनी सारी फैल रहा है, फिर पचक रहा है, तो घूच घाच कर ही रहा है। तो प्रत्येक पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है तथा संकुचित होता है,
जिससे पत्थर में दरारें आ जाती है। पर तब क्या होता है, पत्थर चाहे दीवार भी उसी तरह फटता है, लोगों का घर टूटा है तो धीरे धीरे पुराना होने पर तो वो प्रसारित हो जाता है और ये बड़े पत्थर टूट करके छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। तो इसी तरह पत्थर उधर फूटने लगता है, फिर छोटा कण बन जाता है तो मिट्टी बन जाएगा। जल के प्रभाव बनेगा। जल दो प्रकार से मिट्टी का निर्माण करता है। सूर्य के ताप से बने पत्थरों में दरार में जल समा जाता है और ठंडा होने के पश्चात वो जल पत्थरों के दरार में जम जाता है। क्योंकि ये पत्थर फट करके वाला जगह बन रहे तो में पानी घुस गया वर्षा के समय वाला, अब वो पानी ठंडा के समय में जम करके तनका सा फैल जाता है। क्या है कि पानी की जब जमेगा बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि जो अपना गिलास में रख ले बढ़ जाता है और जमने से वही तरीके और जल के जमने से आयतन में वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप दरार को और अधिक चौड़ा कर देता है। इतना दरार था और पानी भर करके धीरे धीरे और इतना फैला रहा है तो और फाड़ देगा उसको। फलस्वरूप दरार और अधिक चौड़ा हो जाता है और भू संकलन हो जाता है और कहीं से दरार धड़ाक से फट करके गिर जाता है। जैसे कहता है कि धरती फट गया, चाहे कहीं के धरती घसक कर नीचे आ गया है तब भू संकलन हो गया। जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तराखंड में होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका वाला है, गर्मी से फटता है। गदा की करेगी यार। दूसरा देखो, तेज गति से बहता हुआ जल अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को बहा करके ले जाता है। जैसे अपन के अब पत्थर होगा वैसे ही रख देगा तो धीरे धीरे देखना ये पत्थर क्या वो अनुमान करके वो फूटने लगेगा, पानी के वजह से ख़त्म होने लगेगा। तो धीरे धीरे बहता है तो कुछ तो लेकर जाता है, टकराते टकराते पत्थर बह करके इधर से उधर जाता है, एक दूसरा से टकराता है और पत्थर टूट जाता है। टूटते टूटते छोटा छोटा कण में बदल जाता है। इन कणों में जल के साथ बहा ले जाता है और दूसरे स्थान पर छोड़ देता है, धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है। वायु का प्रभाव से क्या होता है, वायु से भी जल की तरह पत्थर को सूक्ष्म कणों के स्थान एक दूसरे से तक ले जाती है, जिससे मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सूक्ष्म कणों में टूटने की प्रक्रिया को ऋतु प्रहार या अपक्षयन कहते हैं। ठीक ना, पत्थर को टूटना, मिट्टी बनना। मिट्टी का 90% भाग अपक्षयन से प्राप्त सूक्ष्म कण होता है, जिसमें सड़े गले पौधों और जानवरों के टुकड़े भी मिले होते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। मिट्टी के गुण को इसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर जाना जाता है। ह्यूमस मिट्टी को सुरंध यानी प्रोस बनाता है, जिससे वायु और जल को भूमि के अंदर जाने में सहायता मिलती है। पत्थरों से मिट्टी में कई प्रकार के खनिज पोषक तत्व भी आ जाते हैं। कि बोला जाता है कि मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, एक पीछे भी बहुत मिट्टी की पढ़ाई याद है, जिसका निर्णय उनमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित होता है। जैसे रेत, सैंड में पाए जाने वाले कणों का आकार बड़ा होता है और कीचड़ में पाए जाने वाले कण सबसे छोटे होते हैं। गाद में पाए जाने वाले कणों का आकार रेत एवं कीचड़ के बीच की होती है। पेड़ पौधों के उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी बालू, गाद और कीचड़ का मिश्रण होता है, जिसमें ह्यूमस और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो कई तरह के जो इलाका के जहाँ ये मिट्टी है उस तरह से कहते हैं, जिनसे मिट्टी की उर्वरकता बरकरार रहती है। अगर इस तरह की मिट्टी रहे तो किस मिट्टी पर कौन सा पौधा लगाया जाए यह भी निर्धारित है। अगर मिट्टी में कौन सा पौष्टिक पदार्थ है, ठीक ना, उसके अनुसार से वहाँ पर खेती उसी के अनुसार से हो पाएगा। और उस मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, जैसे कि बालू पर ही ज़्यादातर परोर होगा, ठीक, तो उसका खेती वही बलुधीसीय मिट्टी पर होगा। और काली मिट्टी जो एकदम बज्जर वाला है, चौड़ वाला, कपास के ऊपर कपासे के खेती वाला होगा। कपास के कथी और ह्यूमस की मात्रा कितनी और कितनी गाढ़ा है। मिट्टी का कार्य क्या क्या है। मिट्टी पौधे को यांत्रिक संरक्षण प्रदान करती है। ये टॉपिक है मृदा प्रदूषण छोड़ अगला दिन अगला दिन खत्म हो गया, टाइम हो गया।